बेकरार है, छाई बहार है, तो चमुरे बाल मार। आज ये कहानी है हिंदी सिनेमा के गुजरे हुए जमाने की एक ऐसी सुंदर नैन नक्श, चमकदार चेहरा और बेहद आकर्षक अभिनेत्री की, जिसकी खूबसूरती के आगे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती भी पड़ जाती थी फीकी। पिया पिया होले होले पपी हरा गाए, पपी हरा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके हुस्न का ऐसा जादू और आकर्षण, मनमोहक दिलकश अदाएं, दमदार अभिनय और सम्मोहित करने वाली खूबसूरती की वजह से लगी रहती थी इनके पीछे फिल्म निर्माताओं की लंबी लंबी लाइनें, और इनकी मौजूदगी भर से फिल्म हो जाती थी सुपरहिट। मेरी चुनरी का रंग सफेदानी है, हो न कहीं देना ये प्यार की निशानी। दोस्तों, ये ऐसी अदाकारा थीं जिसका दीवाना था बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, जो अपने उसूलों के चलते कहलाई द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। सब कुछ है इन आँखों में, जरा देख इधर तू, वो पिया देख। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री एक तवायफ की बेटी होने के बावजूद बनी राज कपूर की फिल्मों की चर्चित हीरोइन, लेकिन फिल्मों में अश्लीलता को स्वीकार न करना पड़ा इतना भारी कि करियर पर लगा दिया गया ब्रेक। मोरा बालम बेदर्दी जे मोरा बालम। वो अभिनेत्री जिसने न्यूड सीन के चलते ठुकरा दिया हॉलीवुड का ऑफर, और लंदन में हॉलीवुड के हीरो की कर दी थी ऐसी बेइज्जती कि बन गई थी अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन। टुकड़े करते मेरे हाथ क्यों रुक गए? मैं मरने से नहीं डरती, अगर मेरी तरफ नजर उठाई तो मैं तेरी आंखें नोचूंगी। ऐसी चंचल अभिनेत्री जो दिलीप कुमार के प्यार में मधुबाला से भिड़ गईं, लेकिन हालात और बेबसी की मारी ये बेहद प्यारी हीरोइन जिंदगी भर तरसती रही सच्चे प्यार को। न जलती शम्मा महफिल में तो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ऐसी अभागन अभिनेत्री थी जो जिंदगी भर तरसती रही संतान के सुख के लिए, लेकिन भगवान ने रखा इस अदाकारा को बेऔलाद, और आगे चलकर अकेले घुट घुट कर हुई इनकी दर्दनाक मौत। न मिलता हूँ तो बर्बादी के अब। बताएंगे और भी बहुत कुछ ऐसा इस अभिनेत्री के बारे में जो आप सभी को कर देगा सोचने के लिए मजबूर। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये बहारों के दिन, ये सुहाना समा, ये सुहाना समा। नमस्कार, आदाब, आभार आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1950 से 1960 के दशक की बेहद चार्मिंग, गुड लुकिंग, एक नजर भर से दिलों में उतर जाने वाली, बेहद सौम्य और सरल रंगीन फिल्म की पहली हीरोइन, और बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने वाली बेहद प्यारी अभिनेत्री निम्मी की। रहमान की मैं अब्दुल रहमानिया, यही मेरा सोना चांदी, यही। कौन थी निम्मी? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा जादू था कि बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर अपनी फिल्म में काम कराने के लिए कई कई दिनों तक उनकी एक हाँ का इंतजार करते थे, और उनका वो कौन सा एक फैसला रहा जिसकी वजह से बर्बाद हो गया था उनका पूरा करियर। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनके शुरुआती दिनों और पढ़ाई लिखाई के बारे में। ओ दीवानी तू क्या जाने, मोहब्बत का नशा है क्या, शराब पी जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। मुझे शिकवा नहीं, तूने मिटा दी जिंदगी। निम्मी का जन्म 21 फरवरी 1932 को आगरा में हुआ था। उनके पिता अब्दुल हकीम आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ वहीदन एक तवायफ, सिंगर,
और एक्ट्रेस थीं। निम्मी बचपन से ही बेहद प्यारी और खूबसूरत थीं। जो भी उन्हें देखता वो प्यार किए बिना नहीं रह पाता। भले ही इस बच्ची को सभी से खूब सारा लाड प्यार मिला हो, लेकिन इनके भाग्य में ज्यादा दिनों तक माँ का प्यार नहीं लिखा था। जब निम्मी 11 साल की थी तो इनकी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक माँ के चले जाने से निम्मी बेहद परेशान और उदास रहने लगी। जब कहीं दिल नहीं लगा तो वो नानी के पास चली गई। चूँकि तब तक हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इसीलिए तब निम्मी की नानी का घर रावलपिंडी के पास एबटाबाद में था, जो अब मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान का हिस्सा है। निम्मी अब वहीं अपनी नानी के पास रहने लगी। लेकिन फिर साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। चूँकि निम्मी का पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मी दुनिया से थी, तो उनकी नानी अपनी बेटी यानी निम्मी की मौसी के पास बम्बई चली गई। यहाँ बॉम्बे में मेरी खाला थी, सगी खाला थी। निम्मी भी अपनी नानी के साथ मौसी ज्योति के यहाँ रहने लगी। ज्योति भी खुद एक एक्ट्रेस थीं। उन्होंने पॉपुलर प्लेबैक सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर GM दुर्रानी से शादी की थी। उन्होंने शादी की थी GM दुर्रानी का नाम सुना, उनसे सिंगर शादी। कंपोजर, यस यस यस। तो हम लोग स्टेशन से वहीं पहुंच गए। निम्मी का बचपन भले ही बड़ी भागदौड़ और माँ के बिना बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, लेकिन उनके आसपास का माहौल फिल्मों से जुड़ा हुआ था। खासकर उनकी माँ की वजह से भी कई फिल्मी हस्तियाँ उन्हें पहचानती थीं। अचानक देश का बंटवारा होना और एबटाबाद से मुंबई आना उस वक्त भले ही निम्मी के लिए परेशानी का सबब बना हो, लेकिन इसी मुसीबत ने बाद में उनके लिए सुनहरे भविष्य के लिए नए रास्ते खोल दिए। दरअसल उस वक्त के जाने माने फिल्म डायरेक्टर महबूब खान ने निम्मी को अपनी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सेंट्रल स्टूडियो में बुलाया। चूँकि महबूब खान निम्मी की माँ के परिचित थे, दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया था, इसीलिए उन्हें निम्मी से लगाव था। उस समय अंदाज फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके हीरो दिग्गज राज कपूर थे। मैं कभी कभी वो रोड क्रॉस करके सेंट्रल स्टूडियो पहुंच जाती थी और अंदाज की शूटिंग देखती थी। ये साल था 1949 का। उस समय राज कपूर अपने प्रोडक्शन की फिल्म बरसात की शूटिंग भी कर रहे थे, जिसमें फेमस एक्ट्रेस नरगिस को लीड एक्ट्रेस कास्ट करने के बाद वो सेकंड लीड एक्ट्रेस के लिए दूसरी यंग लड़की की तलाश में थे। अंदाज के सेट पर गेस्ट के रूप में निम्मी की मासूमियत राज कपूर को भा गई और उन्होंने निम्मी को फिल्म बरसात में प्रेमनाथ के ऑपोजिट कास्ट करने का ऑफर दिया। तो बिल्कुल नहीं, उसे तो अपनी फिल्म में लेना है मुझे। अरे बाप। महबूब साहब ने कहा कि वो उनकी ग्रैंड मदर अगर परमिशन देंगी तो जरूर करेगी वो। निम्मी का परिवार फिल्मों से जुड़ा था और उन्हें भी एक्टिंग का बहुत शौक था। वहीं सामने से राज कपूर जैसे दिग्गज का ऑफर आया था, इसलिए निम्मी ने हाँ करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। फिल्म में निम्मी के चुने जाने को लेकर भी एक मजेदार किस्सा मशहूर है। दरअसल जब राज कपूर ने निम्मी को बरसात में रोल ऑफर कर दिया तो अगले दिन उन्होंने फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। तो राज जी ने कहा, देखो लड़की, तुम्हारा मेकअप होगा अब, ठीक है, और तुम्हारा टेस्ट होगा। इस दौरान निम्मी काफी नर्वस थी। उन्होंने राज साहब से पूछा कि उनका स्क्रीन टेस्ट कैसा था। राज कपूर ने झट से कह दिया कि अच्छा नहीं था। ये सुनते ही निम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े और राज कपूर की हंसी छूट गई। लेकिन बाद में उन्होंने निम्मी को समझाते हुए कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे। तब जाकर निम्मी की जान में जान आई। अब इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये थी कि फिल्म में राज कपूर, नरगिस, प्रेमनाथ जैसे स्टार कास्ट होने के बावजूद निम्मी ने अपना ऐसा प्रभाव छोड़ा कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। मैंने भगवान के आगे मन्नत मानी थी कि अगर तुम उत्सव से पहले आ गए तो मैं उत्सव में पूरे सिंगार के साथ नाचूंगी, इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूँ।
हालांकि ये अलग बात है कि इस फिल्म में जब निम्मी को लिया गया तो प्रेमनाथ इसके लिए राजी नहीं थे। निम्मी को सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रेमनाथ के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। शुरुआत में प्रेमनाथ को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि एक न्यू कमर को उनकी हीरोइन बनाया गया है, लेकिन राज कपूर ने उन्हें समझा दिया था, जिसके बाद वो मान गए। जब निम्मी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन राज कपूर ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, देखना तुम एक दिन इन सबसे बहुत बड़ी स्टार बनोगी। इसके बाद जब पहले दिन शूटिंग खत्म हुई तो राज कपूर ने निम्मी के घर खूब सारी चॉकलेट्स पहुंचाई थीं। राज कपूर और निम्मी के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया था कि उन्होंने निम्मी से राखी भी बंधवाई थी और राज कपूर बन गए थे निम्मी के मुंह बोले भाई। और मैं एंड तक उनके आखिरी सांस तक उनको मैं राखी बांधती थी, अरे वाह। राज कपूर को। बरसात फिल्म की सफलता के बाद निम्मी के पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। वो बेहद खामोशी के साथ अपनी स्किल्स को निखारती चली गईं। ये वो दौर था जब मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब रहते थे। यहाँ तक उनकी हाँ के लिए कई कई दिनों का इंतजार किया जाता था। ऐसे कई ऑफर्स थे जिसे निम्मी ने ठुकरा दिया था। बावजूद इसके वो राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही थीं। फिल्मों में उनका होना सफलता की गारंटी माना जाता था। अक्सर उनके किरदार ऐसे होते थे जिसमें उनका प्रेम उन्हें नहीं मिल पाता था या फिर वो गांव की सुंदरी का किरदार निभाती थीं। अभी तक निम्मी को सपोर्टिंग रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, लेकिन फिर उन्हें फिल्म जलते दीप ऑफर हुई जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। इसके बाद निम्मी ने बावरा, राज मुकुट और वफा जैसी फिल्में भी साइन कर ली जिसमें वो लीड हीरोइन थीं। निम्मी जैसे जैसे मशहूर हो रही थी वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके नाम को जानते जा रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता था कि ये उनका असली नाम निम्मी नहीं बल्कि ये फिल्मों में आने के बाद पड़ा। निम्मी के नाम से जुड़ा किस्सा बहुत दिलचस्प है। निम्मी का असली नाम नवाब बानो था, लेकिन राज कपूर का कहना था कि ये नाम बहुत कठिन है, इसलिए इनका नाम छोटा सा होना चाहिए जो पुकारने में आसानी हो। राज कपूर ने तय किया कि इनका नाम किन्नी रखा जाए। वो अब इसी नाम से उन्हें बुलाने लगे। इससे पहले राज कपूर अभिनेत्री तबस्सुम का नाम भी किन्नी रख चुके थे। वो तबस्सुम के माँ बाप से कहते कि आपने अपनी बिटिया का नाम इतना कठिन क्यों रखा, इसे किन्नी बुलाया करिए। तब तबस्सुम बहुत छोटी थीं और उन्हें ये नाम बहुत पसंद आया था। इसके बाद राज कपूर एक बार फिर तबस्सुम के घर गए और तबस्सुम के पापा से बोले, मैं अपनी मूवी बरसात में एक नई लड़की लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम नवाब बानो है, लेकिन नवाब बानो बहुत मुश्किल लगता है बोलने में, इसीलिए मैं उसका नाम किन्नी रख रहा हूँ। फिर क्या था, राज कपूर के मुंह से ये बात सुनकर तबस्सुम जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद ये तय हुआ कि किन्नी नाम तबस्सुम के लिए ही रहने देते हैं और नवाब बानो को निम्मी नाम से पुकारते हैं। बस तब से नवाब बानो का नाम निम्मी पड़ गया। उन्होंने मेरा नाम निम्मी रख दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वाह, तब क्या से बात। मैं निम्मी हो गई। बट निम्मी अब अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। यही वजह थी कि उन दिनों निम्मी मधुबाला के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। मेरे साथ तो इतनी दोस्ती हो गई थी कि एक ही मेकअप रूम में हम लोग खाना खाते थे। मधुबाला जी की बात कर हाँ, रही हैं। मधुबाला। वाह। ये दोस्ती इतनी गहरी हो चली थी कि मधुबाला निम्मी को अपने दिल की हर बात बताती थीं। निम्मी ये बात जानती थीं कि मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन साल 1954 में आई फिल्म अमर में निम्मी और दिलीप कुमार की दोस्ती हो गई। अब दिलीप कुमार और निम्मी को लेकर लोगों में चर्चाएं शुरू हो गयी। जब ये बात मधुबाला के कान में पड़ी तो वो सीरियस हो गईं। एक दिन मधुबाला ने निम्मी से ही पूछ लिया, निम्मी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जब निम्मी ने उन्हें आश्वस्त किया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दिलीप कुमार के बारे में वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं करती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए दिलीप को छोड़ दूंगी। निम्मी सुनकर हैरान थी। फिर निम्मी ने खुद को संभालते हुए मधुबाला से दोस्ताना अंदाज में कहा, उन्हें
दान में पति नहीं चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि निम्मी दिलीप कुमार को पसंद करती थी। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी। निम्मी कहती हैं, दिलीप कुमार एक चुंबक की तरह थे जिनकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता था। मैं भी उन्हीं में से एक थी। एक महारानी तो दिलीप कुमार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। मैं इस बात को नहीं झुठलाऊंगी कि मुझे भी वो बहुत पसंद थे। उनके आशिक हम भी थे। मैं उनकी फैन भी थी। लेकिन मधुबाला और दूसरी खूबसूरत महिलाएं उनसे मोहब्बत करती थीं। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकती थी? मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था। मैंने कुछ ऐसी चाहत रखी जो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। बस यही सोचकर मैं उनसे दूर रही। यूं तो बरसात के बाद निम्मी की कई फिल्में आईं, लेकिन 1963 में आई आन भी कई मायनों में निम्मी के करियर में खास रही। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली भी इंडिया की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन के रियल्टो थिएटर में हुआ था, जहां कुछ विदेशी फिल्म मेकर्स और कलाकार भी आए थे। आने वाले मेहमानों में एक एक्टर एरल लेस्ली थॉमसन फ्लिन भी मौजूद थे। एरल निम्मी से मिले तो विदेशी रिवाज के मुताबिक उन्होंने उनका हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी तुरंत पीछे हट गयी। निम्मी इन सब सिचुएशन से बहुत दूर रहती थी। अचानक हाथ चूमने की बात सामने आई तो वो एकदम से कांप उठी और कड़क आवाज में बोली, देखिए मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। फिर क्या था, निम्मी की हरकत अगले दिन पूरे अखबार में छप चुकी थी। अखबारों में निम्मी के लिए लिखा था, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ये भी कहा जाता है कि आन के प्रीमियर पर कुछ फिल्म मेकर्स ने निम्मी को हॉलीवुड फिल्म भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हॉलीवुड फिल्मों में लव मेकिंग सीन्स होते हैं जिन्हें करने में निम्मी असहज थी, इसलिए डर के मारे उन्होंने कोई भी विदेशी फिल्म साइन ही नहीं की। आन फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है। निम्मी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि फिल्म आन में उनका एक ड्रीम सीक्वल अलग से डाला गया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा था कि फिल्म में उनका किरदार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। निम्मी की खूबसूरती के जितने चर्चे थे उससे भी ज्यादा चर्चे उनके नर्म दिल होने के थे। वो किसी को भी परेशान हालत में नहीं देख पाती थीं, और अगर परेशान व्यक्ति उनका दोस्त है फिर तो उसकी सारी परेशानी निम्मी की ही हो जाती थी। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म मेकर महबूब खान के साथ मशहूर है। निम्मी फिल्म मेकर महबूब खान से बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती थी। उन दिनों महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया था। ये भारत से ऑस्कर में भेजी गई पहली फिल्म थी, लेकिन जब इसे अवार्ड नहीं मिला तो महबूब खान काफी दुखी हो गए थे। ऑस्कर न मिलना दुख की वजह तो थी ही, लेकिन परेशान होने की वजह और थी, और वो थे पैसे। दरअसल फिल्म मदर इंडिया बनाने में उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। इस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ गई थी। महबूब खान ये सारा गम झेल नहीं पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी आर्थिक हालत और बदतर हो गई। जैसे ही निम्मी को महबूब खान की स्थिति के बारे में पता चला, वो बेहद चिंतित हो गयी और अपने दुपट्टे के पल्लू में नोटों का बंडल दबाकर महबूब खान के ऑफिस पहुंच गयी। यहाँ उन्होंने महबूब खान के मैनेजर को ये रुपए दिए और उन्हें खबरदार करते हुए कहा कि महबूब साहब को न बताइएगा कि निम्मी ने रुपए दिए हैं। ऐसी थी निम्मी। आज के समय में कोई 10 रुपए भी अगर देता है तो वो सामने वाले को एहसान जता कर देता है, लेकिन उस जमाने में नोटों का बंडल लेकर भी निम्मी चाहती थी कि उनके दोस्त की परेशानी बस दूर हो जाए, इसके लिए उनका एहसान मानने की नौबत न आए। जब तड़क भड़क जिस्म की नुमाइश और नग्नता के जरिए पहचान बनाना आसान हो, ऐसे वक्त में निम्मी इन सब मामलों से बेहद दूर रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे निम्मी की जिंदगी में बेहद खूबसूरत पल आ चुका था। उनके दिल पर प्यार की दस्तक हुई और ये दस्तक उस वक्त के मशहूर फिल्मी लेखक एस अली रजा की थी। लेखक एस अली रजा को अपने दौर की कई बड़ी और हिट फिल्में लिखने का श्रेय जाता है, जिनमें
साल 1949 में आई अंदाज, 1957 में आई मदर इंडिया और 1968 में आई सरस्वती चंद्र जैसी फिल्में शुमार हैं। उन्होंने 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा भी लिखी थी। निम्मी के लिए ये बेहद खूबसूरत एहसास था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। निम्मी और एस रजा की दोस्ती भले ही प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन रजा के पिता इस शादी के खिलाफ थे। यही वजह थी कि दोनों ने चुपके से शादी कर ली और कई सालों तक अपने इस रिश्ते को छुपा कर रखा। दोनों की प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में निम्मी के हेयर ड्रेसर और कॉमेडियन मुकरी ने अहम भूमिका निभाई थी। निम्मी को सब कुछ हासिल था सिवाय माँ की मोहब्बत के। पहले महज 11 साल की उम्र में उनकी माँ चल बसी और फिर जब शादी के बाद बहुत अरमानों के साथ वो माँ बनना चाहती थी तो उनकी ये हसरत पूरी न हो सकी। शादी के बाद निम्मी माँ नहीं बन सकी। इस बात से वो काफी परेशान रहती थी। भगवान ने न जाने निम्मी की किस्मत में क्या लिखा था, जो संतान के नाम पर वो अंधकार में डूबी हुई थी। न जाने कौन से कर्मों की सजा इस मोड़ पर आकर मिल रही थी, लेकिन नरम दिल की निम्मी ने फिर अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया था, जिसका नाम परवेज है। शादी के बाद निम्मी रजा के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक बंगले में रहती थी। रजा चाहते थे कि वो निम्मी के साथ मिलकर फिल्म बनाए। इसके लिए उन्होंने 2 फिल्मों की प्लानिंग भी की थी। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने निम्मी को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। इनमें से एक घूंघट के पट खोल थी, जो मुहूर्त शॉट के बाद आगे नहीं बढ़ सकी, तो वहीं दूसरी फिल्म एक अकेली थी, जिसकी कुछ रील्स तो शूट हुई, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से फिल्म बंद हो गई। इस तरह निम्मी को लेकर कोई फिल्म बनाने की रजा की तमन्ना अधूरी रह गई। इसके बाद रजा ने किसी और फिल्म में निम्मी को काम नहीं करने दिया और नतीजतन निम्मी अपने करियर में पिछड़ने लगी और फिल्मी हस्तियों और निर्माताओं से भी दूरी बढ़ने लगी। रजा चाहते थे कि अब निम्मी घर पर ही रहे और घर के काम संभाले। यही वजह थी कि निम्मी अब धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाने लगी। यहाँ तक उन्हें लीड रोल के ऑफर्स आते थे तो वो लीड रोल को मना करके सेकंड लीड रोल पर राजी होती थी। पति की खुशी की खातिर निम्मी ने खुद को पूरी तरह से बहुत पीछे खींच लिया था। निम्मी न जाने ऐसी कौन सी कसम को निभा रही थी, जिसकी वजह से वो लीड हीरोइन के अभिनय से दूर होने लगी। निम्मी की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरापन और गलतियां चल रही थी, तो ऐसे में निम्मी ने अपनी जिंदगी में वो गलती कर दी जिसकी भरपाई वो मरते दम तक नहीं कर सकी और इस गलती की वजह से उनका पूरा करियर डूब गया। उन दिनों फिल्म मेरे महबूब बन रही थी, जिसमें डायरेक्टर हरमन सिंह रवेल ने निम्मी को लीड रोल का ऑफर दिया, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने लीड रोल के बजाय सेकंड लीड रोल को चुना। निम्मी का ये फैसला उनके करियर के लिए अभिशाप बन गया। निम्मी फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाने पर अड़ गयी। डायरेक्टर के कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। इसके बाद फिल्म में उनकी जगह साधना को बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया और उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक सेकंड लीड में रखा गया। फिल्म सुपर हिट हुई। इस फिल्म के हिट होने से साधना का करियर तो चल पड़ा और साधना स्टार से सुपरस्टार बन गयी और निम्मी को इस फिल्म में नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि निम्मी को लीड रोल मिलना कम हो गए और धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया, जो फिर कभी भी भविष्य में सफलता की रोशनी में नहीं आया और निम्मी भी इस अंधकार और अपनी गलती में डूब गयी। न जलती शम्मा महफिल में तो परवा। निम्मी को इसका एहसास काफी बाद में हुआ और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़ने पर कहा था, मैं बेवकूफ थी जो मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया। मैंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि मुझ पर शादी का भूत सवार था, इसीलिए मैंने काफी फिल्में ठुकरा दी थी और यहाँ तक कि हीरो की बहन के रोल भी करने लग गई। मैंने अपनी शादी की वजह से खुद की पहचान भी खोई और खुद का उज्जवल भविष्य भी। मेरी मौत खड़ी है, देखो अपना घूंघट खो।
दोस्तों, निम्मी ने 50-60 के दशक में एक्टिंग में बड़ा नाम कमाया था, लेकिन इनका करियर बहुत छोटा रहा। शादी के बाद भले ही निम्मी से फिल्में छूट गई हों, लेकिन इनकी लास्ट मूवी 1986 में रिलीज हुई। नाम था लव ऑफ गॉड। ये फिल्म मुगल आजम फेम डायरेक्टर के आसिफ की मूवी थी। इस फिल्म को लेकर बेहद अजीब चीजें हुई। पहले इसमें लीड रोल में गुरुदत्त को साइन किया गया था, लेकिन गुरुदत्त की असमय मृत्यु के चलते इस फिल्म में देर हुई। बाद में गुरुदत्त वाला रोल संजीव कुमार को दे दिया गया। फिर 1971 में सिर्फ 48 साल में के आसिफ भी गुजर गए और ये फिल्म आधी ही रह गई। बाद में के आसिफ की पत्नी ने डायरेक्टर के.सी. बोकाडिया के साथ मिलकर जैसे तैसे लव ऑफ गॉड को पूरा किया और 1986 में इसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन फिल्म के प्रदर्शन से सभी को निराशा ही हाथ लगी। निम्मी एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ साथ हर दिल अजीज महिला थीं। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से 50 और 60 के दशक में फीमेल एक्टर्स को शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली विचारधारा को बदल दिया था। सजा, आन, उड़न खटोला, भाई भाई, कुंदन, मेरे महबूब, पूजा के फूल, आकाशदीप और लव एंड गॉड उनकी बेहतरीन फिल्में थीं। निम्मी को अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख मिले। वो अपने पति की खुशी की खातिर फिल्मों से दूर रहीं, हमेशा बे औलाद रहीं और ये वो दुख या फिर गलतियां थीं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। ये कैसी बोल रही दुनिया, रीत ये कैसी बोल। निम्मी अपने अंतिम समय में उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते काफी कमजोर हो गई थीं और वे व्हीलचेयर के सहारे ही अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर थीं। निम्मी को अपनी जिंदगी में लोगों से मिलने का शौक था, खाना खाने का शौक था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि निम्मी से भगवान ने ये सब छीन लिया, क्योंकि उन्हें ऐसी बीमारी हुई जिससे उनके पास कोई नहीं जा सकता था और सबने इसके चलते दूरी बना ली थी। निम्मी को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। निम्मी की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और 25 मार्च 2020 को वो दिन आया जब इस बेहद नर्म दिल और खूबसूरत अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया और निम्मी हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अकेला छोड़ गयी। निम्मी की मौत से बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि निम्मी वो अभिनेत्री थीं जिन्होंने आजादी के पहले और बाद का दौर देखा था। निम्मी तो चली गईं, मगर उनसे जुड़ी तमाम खुशनुमा यादें और पल अपने पीछे छोड़ गईं। वो जब तक फिल्मों में रहीं, तब तक एक्टर और डायरेक्टर की पहली पसंद बनी रहीं। फिल्मों में लीड रोल निभाने के बाद भी उन्होंने ऐसी भारतीय अभिनेत्री के तौर पर खुद को स्थापित किया जिस पर बाद में कोई भी उंगली नहीं उठा सका। तमाम गम झेलने के बाद भी उन्हें किसी से शिकायत नहीं थी और उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारी। आज हम सब उनके दमदार अभिनय, खूबसूरती और बेहद कोमल हृदय वाली महिला के रूप में उन्हें याद करते हैं। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं रही हों, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें आज भी हमारे दिलों को रोशन करती है। हालांकि इस बात का भी मलाल है कि शौहर के गुजर जाने के बाद जिस गुमनामी और तन्हाई में उन्होंने जिंदगी गुजारी, उसकी वो हकदार नहीं थीं। निम्मी को अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की वजह से वो सब कुछ खोना पड़ा जिसकी वो सबसे पहली हकदार थीं। मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माना जाता है, जबकि खुद मधुबाला निम्मी को खुद से ज्यादा खूबसूरत मानती थीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1991 में एक अफवाह उड़ी थी कि मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री किमी काटकर निम्मी की नाजायज बेटी हैं। इस बात ने हर तरफ काफी हलचल पैदा की थी। इस बात का कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिला और किमी काटकर की मां टीना मिस्किटा को खुद लोगों के सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि किमी काटकर और निम्मी का चेहरा काफी हद तक मिलता है, लेकिन सिर्फ चेहरे के मिलाप से माँ का होना सही नहीं ठहराया जा सकता। लाख
दोस्तों, निम्मी ने भले ही इस दुनिया को दुख दर्द झेलते हुए अलविदा कह दिया हो, लेकिन निम्मी हमेशा हम लोगों के दिल में जिंदा रहेंगी। जब जब हिंदी सिनेमा में खूबसूरत अभिनेत्री की बात होगी, तब तब मधुबाला के साथ निम्मी का भी नाम आसमान की ऊंचाइयों और इतिहास में जगमगाता रहेगा। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम इस दिग्गज अभिनेत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चल जहाँ गम के मारे न हो झूठिया। तो दोस्तों, ये थी निम्मी की दिल छू लेने वाली कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि निम्मी ने अपनी जिंदगी में जो किया वो सही था या गलत, ये भी जरूर बताइएगा। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। और दोस्तों, आगे आप किस फिल्मी सितारे की कहानी देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। और आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द एक बार फिर से हाजिर होंगी आप सभी के बीच किसी नए नायक या फिर खलनायिका की जिंदगी को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं भी हूँ